जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है ब्रिसा आईएएस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने आपसे कहा था उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेट 3/3/2023 को ये आया हुआ है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें, यहाँ देखिए यहाँ पे एक डिटेल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें इसको। कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस 2023 एप्लीकेशन की ऑनलाइन स्टार्ट होने की तिथि जो है वो 3/3/2023 है, और फीस भरने की जो तिथि है वो 3/4/2023 है, और लास्ट डेट सबमिशन जो है वो 6/4/2023 है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें केवल विज्ञप्ति दी गई थी, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। बात करें यहाँ पे फीस के बारे में, बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए अनरिजर्व के लिए फीस है 125 रुपये, शेड्यूल कास्ट के लिए 65 रुपये, पीडब्ल्यू के लिए 25 रुपये और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये। नोटिफिकेशन को आप लोग को डिटेल से पढ़ना चाहिए, बहुत ही डिटेल से पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओटीआर के बारे में दिया है, तो ओटीआर मैंडेटरी है, प्लीज़ ओटीआर भर लीजिएगा क्योंकि ये आपका जो है कंपलसरी होगा 1 अप्रैल 2023 के बाद। तो ओटीआर जो प्रोसेस है उसको आप प्लीज़ भर लीजिएगा कि उसमें 2 दिन 48 आवर लग रहा है ओटीपी आने में, 48 आवर्स लग रहा है ओटीपी वगैरह आने में। सर्वर भी देखा था मैंने कि काफ़ी डाउन चल रहा है। तो ओटीआर को जो है वो सीरियसली ले लीजिए और इसको फिल कर दीजिएगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसको कर लीजिएगा। मॉडिफिकेशन वगैरह इसके में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे तो कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड जरूर कर लेना। देखिए सभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखिए बहुत अच्छे से अगर आप हाईलाइट कर पाते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए यहाँ पे 173 नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर कंबाइंड स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस इज 173, ठीक है। 173 वैकेंसी है और आने वाले दिनों में हो सकता है ये बढ़ के, अनुमान लगाया गया है कि 300 वैकेंसी हो सकती है, 300 सीट हो सकती है। अभी जो है आयोग डिफरेंट डिफरेंट से अपना एक, ठीक है। क्या क्या पोस्ट है वो पोस्टेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार आराम से तसल्ली से ये पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से पोस्टेज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है पोस्ट वाइज। लॉ ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, देखिए इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स की बात करें, इसमें जियो फिजिक्स अप्लाइड जियो फिजिक्स जियोलॉजी, इसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बीएससी लेवल का। टैक्स असिस्टेंट या टैक्स असेसमेंट ऑफिसर में आपका बैचलर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो फॉर्म भरते समय आप यस पे टिक मार सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होंगी। थोड़ा नए तरीके से आज हम वीडियो अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये डीएसपी के लिए फिटनेस दिया हुआ है, आप देखिए डीएसपी के लिए मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 84 होना चाहिए, एक्सपेंडेड 99 होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए 160, 79 आपका चेस्ट और 84 होना चाहिए। दिस इज फॉर डीएसपी। डीएसपी के लिए आपकी जो है फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है। होम गार्ड के लिए फॉर द डिस्ट्रिक्ट होम गार्ड के लिए आपका ये आपका दिया हुआ है, आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट जेलर का यहाँ पे दिया हुआ है हाइट 168 होना चाहिए, चेस्ट 81.3 होना चाहिए, विजन 6/6 होना चाहिए। मेल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 167 होना चाहिए, फीमेल SC/ST के लिए 147, अदर फीमेल के लिए 152। डिप्टी जेलर के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 168। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको सही रहेगा। इसके बाद हम सिलेबस पे कोशिश करते हैं आने की, कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, सारा जो विवाद है ये सब कुछ दिया हो कि फोटो का पैटर्न, क्योंकि फॉर्म बहुत डिटेल से भरिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके लिए समस्या है, आपकी ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो फॉर्म भरने में लापरवाही प्लीज़ ना करना, क्योंकि मैं आपको बताऊं जब डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जैसे अगर आपने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल मुकेश कुमार पांडे आपके 10th में है और आपने भरते समय मुकेश पांडे किया, तो वो कुमार की वजह से भी आपकी समस्या हो सकती है। तो डीवी में ये सब बातें बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं फेस कर चुका हूं मैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट या जो भी आप
कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं बहुत तसल्ली से भरा करिए, अब फालतू में सरकार को मौका मिल जाएगा आपको रिजेक्ट करने का और आप परेशान हो जाएंगे। कैंडिडेट के पास क्या क्या ये होने चाहिए ये सब तो चलिए जब आप मेंस और इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट है आपकी जाति प्रमाण पत्र का, ये आप देख लीजिएगा, प्रोफार्मा दिया हुआ है, ये सब तो जब आपका डीवी होगा तब उसमें ज़रूरत पड़ेगी, प्रीलिम्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम तो आपका जो पैटर्न है वही है, 2 पेपर होता है आपको पता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है। पेपर 2 में 33% मार्क्स लाना होता है जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश आती है और डिसीजन मेकिंग आता है। पेपर 1 में आपको पता है कि जो भी है उस पर जीएस आता है, ठीक है, जीएस आता है आप में, इसमें आपको ये बातें पता ही है। इसमें टाइमिंग दिया है कि 9:30 से लेके 11:30 बजे तक पेपर 1 होगा और पेपर 2 जो है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे सेम डेज होता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 होता है आपका जीएस, जीएस पेपर 1 जिसमें जनरल स्टडीज आपका आता है। बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, जो पैटर्न चेंज हुआ है इस बार मेंस एग्जामिनेशन का, यूपी पीसीएस 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ है इसमें देखिए, कन्वेंशन हिंदी 150 नंबर का है, ऐसे 150 नंबर का है, जीएस 1 पेपर 200 नंबर, जीएस 2 200 नंबर, जीएस 3 200 नंबर, जीएस 4 200 नंबर, जीआर 5 एंड 6 ये चेंज हुआ है आपका। इसमें यूपी स्पेशल आया है और ये यूपी के बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि यूपी के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था स्टेट एग्जाम्स में, तो जैसे एमपी में हो गया, राजस्थान में हुआ, तो बिहार में तो नहीं, बिहार में तो हो जाता है, बट राजस्थान और एमपी में और छत्तीसगढ़ में ये देखा गया कि यूपी के बच्चों के साथ जो है कहीं ना कहीं इंटरव्यू या किसी चीज़ में उनके साथ पार्शियलिटी हुई है और ये अच्छी बात है कि यूपी के एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल लाया गया ताकि एक प्रायोरिटी मिल सके। ठीक है, ग्रेट। इंटरव्यू की बात करें, पर्सनल टेस्ट वाइबा 100 नंबर का होगा, अभी इंटरव्यू चल रहा है, अभी हमारे काफ़ी एस्पिरेंट और हमारे मित्र इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं और दिया है उन्होंने, और मैंने फीडबैक लिया है कि किस तरह के सवाल उनसे आए हैं। तो जो लोग भी किसी तरह का मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ फ्री मेंटरशिप चल रहा है। ठीक है, फ्री मेंटरशिप जो है वो चल रहा है, आप लोग आ सकते हैं और आपकी जो इंटरव्यू प्रोग्राम है या तैयारी कैसे करना है वो आईएएस ऑफिसर द्वारा मिस्टर सीएल शाह सर द्वारा जो है आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जीएस पेपर 1 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे। इसमें आपको शॉर्ट सिलेबस दिया है कि आपको करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आपको, मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम 18 महीने का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। 18 मंथ का आपको करंट अफेयर आना चाहिए, 18 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे, देखिए अगर आप मंथली मैगजीन कोई भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं इस बार का प्रीलिम्स का कुछ नेचर ऐसा होगा कि वो यूपीएससी लेवल में पहुंच सकता है, क्योंकि अगर आप पिछले 4 या 5 सालों का पेपर देख रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि यूपी पीसीएस अपने करंट अफेयर का जो लेवल है वो अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर लगभग लगभग आपको 18 महीने का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, 18 मंथ का करंट अफेयर होना चाहिए। जो भी मंथली करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 18 महीने का करंट अफेयर कम से कम पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए अगर मैं बोलूं यूपी के अगर आपको एग्जाम निकालने हैं तो घटना चक्र पब्लिकेशन की दृष्टि आती है, जिसको हम लोग कहते हैं आंख वाली मैगजीन। आंख वाली मैगजीन आती है और बहुत ही अच्छी है वो मैगजीन, आपके लिए कहते हैं कम समय में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम उसको पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर आपका उसी से हो जाएगा। बाकी जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं वो बच्चे पहले से पढ़ ही रहे होंगे मंथली मैगजीन आप विजन का फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, विजन का फॉलो कर सकते हैं, मंथली मैगजीन जो है वो विजन का अगर आप फॉलो कर रहे हैं लगभग 12 महीने का मैगजीन पढ़ सकते हैं, 12 मंथ का। अगर आप विजन नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम बेल्ट से हैं तो आपको घटना चक्र की मंथली मैगजीन आती है, 2-2 मंथ की आती है, आपको 6 कॉपी पढ़नी होगी, केवल 6
PDF आपको या 6 बुकलेट आप पढ़ लेंगे तो आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो 6 मंथ का जो है आप मतलब 6 कॉपी आपकी घटना चक्र की हिंदी मीडियम के लिए वो 2-2 महीने की आती है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ इसमें से कोई एक सोर्स पढ़ना है, ये नहीं कि सारे सोर्स पढ़ रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा आपकी समस्या हो सकती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर प्रशासनिक सेवा जो सिविल सर्विस होती है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर को आप इग्नोर प्लीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर को अगर आपने इग्नोर किया तो आप लिस्ट से वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, थोड़ी हार्श बातें हो रही होंगी ये। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट में इसमें आपको खासकर जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, वहाँ से सवाल आपका बन जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल का आपको पढ़ना चाहिए। अभी मैं आपको डिटेल बुक लिस्ट बना दूंगा इसके बाद, अभी मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ। पॉलिटी की बात कर लें, इकोनॉमिक पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे और MCQ आप लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी ये आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। किसी भी एग्जाम में लगभग 30 सवाल जो है आपके 100 में से 150 में से 30 सवाल आने के चांसेस हो जाते हैं हर एग्जाम में। फिर इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि 6 से 12 की NCERT आपको पढ़नी होती है, बस 6 से 12 की NCERT, GC लियोन, बस इतनी किताब ही पढ़नी, इसके अलावा आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बात करें PSAT की बात करें यानी पेपर 2 की बात करें, अच्छा इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बजट के साथ साथ आपको यूपी बजट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी बजट से कम 6 से 7 सवाल आपके आते हैं। सेंसस और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस और बजट से आपका 10 सवाल फिक्स है, ये मान के चलिए। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि जो आनी ही होती है, उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। जनरल साइंस यूपी के एग्जाम में और बिहार के एग्जाम में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़नी होती है, और 12th में भी केवल बायो की NCERT पढ़नी होती है। 10th तक आप पढ़िए, बायो वाला NCERT बस पढ़ना होता है। पेपर 2 के बारे में बात करें, देखिए डिटेल में पूरा सिलेबस और नोटिफिकेशन के साथ कर रहे हैं। पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 ये 2 घंटे का होता है। पेपर 2 में आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें आपकी जनरल एबिलिटी मैथमेटिक्स आता है क्लास 10th लेवल की, क्लास 10th लेवल की आपकी हिंदी आती है, ग्रामर व्याकरण आती है, और क्लास 10th लेवल की आपकी इंग्लिश आती है। ठीक है, अगर हम मैथ की बात करें तो उसमें आपको अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम हो गया, इंटीजर हो गया, LCM SCF निकालना हो गया, डिवीजन हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वर्क टाइम एंड स्पीड, ये आपका होता है। मतलब एडवांस मैथ नहीं आता इसमें। तो जो भी बच्चे अगर SSC की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी ये सब उनको आता भी है, और ये कोई बहुत ही कठिन नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर क्लास 10 तक का लेवल अगर आपका सही है, क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स आपकी सही है, तो आप बहुत आसान से लगा सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में आपका वही एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह बेसिक आता है, एरर के लिए आता है, वर्ड मिसिंग, आइडियम्स एंड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, पैराजम्बल, पैसेज, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो मैं आपको पेपर डिस्कशन के साथ साथ पढ़ा दूंगा, तो पेपर पर डिस्कस कर दूंगा, तो उसमें कोई सा बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, बात करें हिंदी की, हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम लोग को क्या पढ़ना, शब्द रूप संधि समास, आई होप ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अनेक शब्द, विलोम शब्द, विलोम आता है, पर्यायवाची, मुहावरे, वर्तनी, तत्सम, तत्व, ये सारे सवाल हिंदी भाषा की कुछ अशुद्ध लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, वो चीजें आती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें, सामान्य अध्ययन 1 से लेकर 4 तक, ये सारे कुछ वैसे ही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ सिलेबस था जो मैंने आपसे चर्चा की। अगर हम बात करें कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक रिसोर्स के बारे में बात कर दें, बुक रिसोर्सेस फॉर लास्ट 75 डेज, आखिरी के 75 दिनों में हमें कौन कौन सी पुस्तकें या हमारे पास क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा थोड़ी सी आपको कर लेते हैं कि आप कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले जो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि आसान पार्ट जो है उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, या
जिसको हम कम समय में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप जनरल साइंस करें। जनरल साइंस इसलिए कहता हूँ कि जनरल साइंस बहुत इजीली हो जाता है, 20 सवाल होते हैं अपना आराम से, लगभग 20 to 30 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। जनरल साइंस को आपको केवल क्लास 6 से लेके क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर जिसने पढ़ा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात नहीं है। घटना चक्र पब्लिकेशन की आपकी एमसीक्यू बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको आपको लगाना कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। तीसरा, जो भी साइंस एंड टेक का जो न्यूज़ चल रहा है पिछले 18 महीने का, इसरो का कोई है, जैसे इसरो हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी में जैसे कोई भी चीज़, जैसे भी चैट जीपीटी चल रहा है, कुछ भी पूछ सकता है उसमें, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी हो गया। बात करें हम, और कोई भी स्पेस प्लान हो गया, स्पेस न्यूज़ अगर आपका चल रहा है, किसी भी देश का चल रहा है, नासा का चल रहा है, अगर किसी भी देश का, चाइना का चल रहा है, तो करंट अफेयर, कोई टेक्नोलॉजी नहीं खोली गई, डिफेंस में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, कोई मिसाइल नहीं खोजी गई है, या कोई नई मिसाइल बनाई गई है, वो न्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि डिजीज़ का काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा था, तो जो भी आपका बायोमेडिकल है, बायोमेडिकल बायोमेडिकल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ेस हैं उनको आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बायोमेडिकल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सब्जेक्ट जो मैं आपसे कहता हूँ वो आपकी, हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट में, हम बात करें करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैं आपको 3 रिसोर्स बताऊंगा, आपको कोई एक फॉलो करना है। एक आपको विजन, अगर आप कर पाते हैं तो विजन के 12 मंथ आपको पढ़ लेना चाहिए, और ये सब और है। दूसरा, नहीं तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए आपकी घटना चक्र की जो मैगजीन आती है, 2-2 महीने की आती है, वो 6 बुक्स आएंगी, आप वो पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो बहुत ही मस्ट है वो है ईयरली कंपाइलेशन आता है घटना चक्र का, दृष्टि नाम से आंख वाली मैगजीन आती है, वो मस्ट है, ये तो जरूर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये मैं आपको इस तर्ज से बता रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले 7 सालों में जो भी मेरे पढ़ाने का अनुभव रहा है पीसीएस के डोमेन में, तो जो भी हमारे द्वारा हमारे हमारे मित्र या हमारे एस्पिरेंट, हमारे फेलो एस्पिरेंट जो थे पुराने, जो डीएसपी इस समय और एसडीएम की पोस्ट पे लगे हुए, उनकी पूरी ये विवेचना और उनकी पूरी टिप्पणी है, उनका पूरा समरी जिस्ट है जो मैं आपको बताऊँ, ये कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो पॉलिटी की होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटी होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटी में भी मैंने, अच्छा अगर आप मेरा हमारे टेलीग्राम पे होंगे तो मैंने आपको एक रिवीजन रिवीजन चेकलिस्ट दिया है। उस रिवीजन चेकलिस्ट में मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, वो जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे इस समय न्यूज़ में चल रहा है गवर्नर, गवर्नर चल रहा है, गवर्नर पढ़ना चाहिए आपको। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, गवर्नर जनरल हो गया आपका, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आपको पढ़ना चाहिए। कमिटीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए, जो भी कमिटीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ करंट अफेयर, जो भी आपका न्यूज़ पिछले 18 महीने में जो भी हुआ है, 18 मंथ में जो भी चेंजेस भारत में हुए हैं संवैधानिक रूप से, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कोई बिल हो गया, कोई एक्ट हो गया जो पास हुआ, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए भी आप PT 365 करके एक मैगजीन आती है, PT 365 विजन की आती है, उसको आप पढ़िएगा तो आपका करंट भी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, आपको बताएं कि आपको और क्या किस सब्जेक्ट पे कमांड करना चाहिए, तो आप हिस्ट्री के बारे में आते हैं, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि इससे कम ज़्यादा सवाल आते हैं। आर्ट एंड कल्चर 35 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और आते भी हैं। इसमें आपको मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ना चाहिए, मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके अगर हम एंशियंट की बात करें, एंशियंट में आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, आपके जो भी सिविलाइजेशंस हैं,
सिविलाइजेशंस हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशंस हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। मुगल काल हो गए, ठीक है, मुगल हो गए आपके। बौद्ध धर्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, बौद्धिज्म जैनिज़्म, ठीक है। वॉर हो गया, ट्रिटीज़ हो गई, ठीक है, जो भी वॉर होते हैं, बैटल ऑफ तराइन, जितने भी बैटल्स हैं, जितने भी बैटल्स हैं, जितने भी बैटल्स हैं। तो हिस्ट्री का तो ऐसा है कि हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है वो फिक्स आते हैं। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, 100% रिपीट होते हैं, 100% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए कम समय में, मैं कह रहा हूँ कि 75 डेज, उसके हिसाब से तो घटना चक्र की जो क्वेश्चन बुक आती है वो आपको याद कर लेना है, लगा लगा के, इतनी बार लगाना है कि वो आपको याद हो जाए। इतनी बार लगाओ, कम से कम 5 टाइम्स लगा लो, आपको याद हो जाएगा। इतिहास हो गया। अगला इकोनॉमिक्स पे आते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो जनरल इकोनॉमिक्स जो है उसके लिए आपको एनसीईआरटी जो है क्लास 6 से लेके 12 तक आपको पढ़ना चाहिए। 11th एंड 12th की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बुक और आती है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको करना चाहिए, ये पूरा दिमाग से, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ये आपको पढ़नी चाहिए। इसमें आपकी जितने भी भारत में 5 ईयर प्लान्स हो गए, 5 ईयर प्लान्स हो गए, उनमें क्या क्या थे वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल पूरा समझा रहा हूँ कि क्या आपको पढ़ना चाहिए आखिरी के दिनों में। इकोनॉमी में ये बेसिक 1-2 सवाल आपके कम से कम 4 सवाल, 4 क्वेश्चन आपके बेसिक से आ जाते हैं। उसके बाद इको में आपको इकोनॉमी में किसी भी हाल में बजट जरूर पढ़ना है, चाहे वो यूपी का बजट हो और या देश का बजट हो, यूपी और इंडिया दोनों का बजट आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे ये जरूर पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इनसे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, ठीक है जी। तो हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ छूटता है मिसलिनियस, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके पास 75 डेज है, 75 दिन आपके पास हैं, 75 डेज है। 14 मई 2023 को आपका प्री एग्जाम है, ठीक है। और बात करें, आपको मॉक टेस्ट बहुत लगाना पड़ेगा, बिना टेस्ट लगाए आप, कहते हैं ना एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी, तो एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी कम से कम आपको 20 अच्छे क्वालिटी के टेस्ट लगाने पड़ेंगे, रद्दी क्वालिटी के नहीं। मार्केट में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो 90-90 टेस्ट आपको देती हैं, वो मतलब नहीं है, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा आपको लगेगा कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, विश्वास मानिए कुछ प्रोडक्टिव आपका नहीं हो रहा होगा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आप मार्केट से जाओगे 90 टेस्ट खरीद के लाओगे, लगाओगे, लेकिन एट द लास्ट आपके पास इनपुट कुछ नहीं होगा। तो 20 टेस्ट अगर आप लाते हैं, लगाते हैं क्वालिटी टेस्ट, तो आपका वैसे भी निकल जाएगा, मतलब जिसको पता होगी पेपर कैसा आता है। तो आप सभी के लिए जो टेस्ट है वो हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट 20 टेस्ट दे रहे हैं, क्वालिटी टेस्ट देंगे 20 टेस्ट, जिसमें आपको हम 3 टेस्ट फ्री दे रहे हैं। ये 3 टेस्ट आपको फ्री इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसका जो लेवल होगा वो यूपी पीसीएस का ही लेवल होगा, आपको महसूस होगा कि रियल पेपर आपके सामने है। अब ये टेस्ट में खासियत में क्यों बोल रहा हूँ कि इस टेस्ट को कौन बना रहा है, इस टेस्ट सीरीज को बना रहे हैं हमारे सीएल साथ सर, सीएल साथ सर और उनकी टीम। सीएल साथ सर 6 टाइम्स पीसीएस एग्ज़ाम सेलेक्टेड है और आपका वर्तमान में आईएएस ऑफिसर पोस्ट पे है। इनके टीम में, सीएल सारक सर के टीम में जो लोग टेस्ट बना रहे हैं वो आईएएस ऑफिसर, डीएसपी, एसडीएम, ये वो लोग की टीम है जो कि पेपर बना रहे हैं। ऐसा पेपर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। एसडीएम द्वारा बनाया गया पेपर, एसडीएम की जो टीम है वो बना रही है हमारे लिए, वो पेपर रेडी हो चुका है, टेस्ट सीरीज वी विल रोल आउट। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, प्रिशा आईएएस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है।
तो मेरा जो नाम है इंजीनियर अनुज सर। मैंने अपनी पढ़ाई IIT मद्रास से की है और मैंने UPSC और UPPCS के तमाम एग्ज़ाम में मैंने इंटरव्यू और मेंस की। मेरे पढ़ाने का अनुभव 7 ईयर ऑफ सिविल सर्विस का पढ़ाने का अनुभव और डिफरेंट डोमेन में 11 साल से ज़्यादा पढ़ाने का मेरा अनुभव है। मैंने डिफरेंट डोमेन में पढ़ाया है। UPSC के डोमेन में पिछले 7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें, मैंने MA किया है ज्योग्राफी में, मैंने MA किया है हिस्ट्री में। तो मेरा MA है मेरे 2 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। मेरा मास्टर्स है, MTech है मेरा कंप्यूटर साइंस में। तो क्वालिफिकेशन वाइज बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ही मेरा पढ़ने का अनुभव रहा है, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं IT सेक्टर में इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन में ज़्यादा था, रुझान ज़्यादा था। इस वजह से मैंने अपनी IT की जॉब जो है, लगभग मेरा पैकेज था 36 लाख का, मैंने 36 लाख का पैकेज छोड़ दिया। मेरी जॉब लगी थी 36 लाख पर एनम की मेरी जॉब लगी थी। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो इस समय 2 CR पर एनम की मेरी जॉब होती। डोमेस्टिक पैकेज, नॉट इंटरनेशनल, डोमेस्टिक पैकेज। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में इस समय IIT से पढ़ना अपने आप में एक अचीवमेंट है। उसके बाद IIT से पढ़ने के बाद आपका कंप्यूटर साइंस पढ़ना, ये उसके ऊपर भी सोने पे सुहागा है। और IIT में अगर आप IIT मद्रास से पढ़ते हैं, जो कि NRF रैंकिंग क्या है, फर्स्ट रैंक पे है, तो ये 3 अपने आप में उपलब्धि है। बात करें अगर हम भारत की सबसे कठिन एग्जामिनेशन कैट, जो कि मैनेजमेंट एग्जामिनेशन की होती है, 2017 में मैंने दिया था, इसमें मेरा 99.8 परसेंटाइल था। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक ये समझ आए कि जो व्यक्ति, जो अध्यापक आपको पढ़ा पा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन वाइज मोर देन इनफ आपके लिए है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे टेलीग्राम पे, हमारे ऐप पे, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ अनुज सर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।